नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। 30 जून यानी हूल दिवस। झारखंड के इतिहास में यह तारीख बहुत मायने रखती है। न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के इतिहास में। इसलिए मायने रखती है क्योंकि 1857 की क्रांति से पहले एक और क्रांति फूकी गई थी। क्रांति का बिगुल फूका गया था, जो कि 1855 में संथाल इलाके में, झारखंड का जो संथाल अभी संथाल कहते हैं, लेकिन उस वक्त इसमें बंगाल के बड़े इलाके आते थे और साथ ही साथ बिहार का भी बड़ा इलाका, भागलपुर पूर्णिया तक इस इलाके को जाना जाता था। हूल दिवस यानी सिदो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसकी जिसके साथ इतिहास ने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। एक ऐसी क्रांति हुई जिसमें दो भाइयों ने, सिदो और कान्हो ने, और उसके अलावा उनके दो और भाई चांद और भैरव ने जिस साहस और वीरता के साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, सूदखोरी के खिलाफ जंग लड़ी, वो अपने आप में बहुत मायने रखती है। इतिहास की किताबों में सिदो कान्हो, चांद भैरव को तब तक याद नहीं किया जाता है जब तक कि आदिवासियों को लेकर राजनीतिक चेतना नहीं जागती है। साथ ही साथ आदिवासियों के वोट बैंक का महत्व लोगों को समझ में नहीं आता है, खास तौर से राजनीतिक दलों को। अब क्योंकि राजनीति दलित आदिवासियों के हाथों में है, जा रही है धीरे धीरे, इसलिए हूल दिवस पर कई तरह के क्रांतिकारी बातें सोशल मीडिया पर, एक्स पोस्ट पर, तमाम जगहों पर नजर आ जाती है। लोग एक दूसरे को, बड़े बड़े नेता इस दिन को याद करने की करते हुए बधाइयां देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि हूल दिवस बहुत मायने रखता है उनके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज से कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले हूल दिवस को इतिहास इस तरह से याद करता है। हूल दिवस को आज हम जिस तरीके से मनाते हैं या झारखंड में जिस तरह से मनाया जाता है, वैसा बहुत पहले हुआ नहीं करता था। आज भी हूल दिवस को लेकर झारखंडी समाज तो जागरूक है, लेकिन झारखंड में रहने वाले जो बाहरी लोग हैं या जो गैर झारखंडी है, वो उसे अपना दिवस के तौर पर नहीं मानते हैं। वो उसे अपना इतिहास तक नहीं मानते हैं, क्योंकि हूल दिवस में सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो की तस्वीरें जिस तरीके से लोग शेयर करते हैं, क्या उनके ड्राइंग रूम में, उनके घरों में, उनके स्कूलों में, उनको मोहल्लों के नाम, सिदो कान्हू के नाम पर, फूलो झानो के नाम पर या चांद भैरव के नाम पर होते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड का तेजी से विस्तार हो रहा है, शहर दर शहर मोहल्ले बस रहे हैं, स्कूल में किताबें बदली जा रही है, पढ़े जा रहे हैं बड़े बड़े इतिहासकार के ऐतिहासिक किताबें, और साथ ही साथ उन किताबों में जिक्र सिदो कान्हू का नहीं होता है, फूलो झानो का नहीं होता, चांद भैरव का भी नहीं होता। ऐसा क्यों? क्या सिदो कान्हू और चांद भैरव सिर्फ झारखंड के ही क्रांतिकारी थे? क्या उनके लिए देश के दूसरे हिस्से के लोग उनके लिए सम्मान के प्रति या उनको उस तरह से क्यों नहीं याद करते? क्या आदिवासी होने के नाते उनके साथ नाइंसाफी हुई? ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि मंगल पांडे को पूरा देश याद करता है, 1857 के क्रांतिकारी सिपाही को। लेकिन जिस सिदो कान्हू और चांद भैरव ने 1855 में जून के इसी महीने में लगभग 30,000 संथालियों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण कर दिया, सूदखोरी को लेकर बड़ा आंदोलन किया। 1 साल तक ये आंदोलन चला। उस आंदोलन के नायकों को उतना सम्मान क्यों नहीं मिला? ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जिस तरीके से सवर्ण समाज और गैर झारखंडी समाज, आदिवासी दलित समाज में बंटवारा हो चुका है, उनके नायकों को अपना नायक नहीं मानते हैं लोग, वो अपने आप में बहुत खतरनाक संकेत है। बिरसा मुंडा के साथ भी यही है। बिरसा मुंडा सिर्फ आदिवासियों के नेता नहीं थे, बल्कि वो पूरे झारखंड के नेता थे। सिदो कान्हू भी उसी तरीके से सिर्फ आदिवासियों के नेता के तौर पर पेश किया जाता है, और ये सही बात नहीं है। तो हम उनको याद करेंगे, सिदो कान्हू को, और सबसे पहले वो उस दिन की घटना जब सिदो कान्हू ने दरोगा और जमींदारों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। एक बहुत लोकप्रिय पंक्ति है, हालांकि इतिहास की किताबों में ही वो मिलती है। वो पंक्ति मैं पढ़ रहा हूँ। घुटने तक दोनों पैर काटे गए, जमींदार चीखा, संथाल चिल्लाए,
4 आने, जांग तक दोनों पैर काटे गए, उनकी चीख निकली। संथाल जोर से बोले, 8 आना। दोनों हाथ काटे गए, जमींदार और चिल्लाया। संथाल और जोर से बोले, 12 आना। और आखिर में सिर धड़ से अलग हुआ। संथाल जश्न मनाते हुए चिल्लाने लगे, फरकट्टी फरकट्टी फरकट्टी। फरकट्टी यानी कि अब उनको मुक्ति मिल गई है कर्ज से। संथाल समाज में सूदखोरी सबसे बड़ा अभिशाप था। जिस तरीके से सूदखोरों ने अंग्रेजों के जमाने में, जब रेलवे का विस्तार हो रहा था, रेलवे लाइनें बिछ रही थी, दामिने खो यानी आज के संथाल परगना में उस समय जंगल के जंगल काटे जा रहे थे। बाहर से लोग, तमाम राज्यों से लोग, तमाम क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे थे और सवर्ण समाज के ही ज्यादातर लोग थे, चाहे वो बंगाल के लोग हो या बिहार के लोग हो या फिर दूसरे इलाके से। जो ठेकेदार थे वो संथालों को, आदिवासियों को, पहाड़ी आदिवासियों को, सबको गुलाम के तौर पर पेश करते थे। तो आषाढ़ का महीना था, साल 1855 का था। जगह थी बराकर नदी के किनारे नारायणपुर के जमींदार का महल। 30 जून को होल के आवाज के बाद संथालों ने अपनी आजादी के लिए हर कीमत वसूलने की तैयारी कर ली थी। रास्ते में जो आया उनका हस ऐसा ही हुआ। 1855 का होल जितना अंग्रेजों के खिलाफ था, उससे कहीं ज्यादा जमींदारों, साहूकारों और सूदखोरों के खिलाफ था। अमन पसंद संथालों को अमन पसंद भी माना जाता था और उनके खिलाफ लगातार दशकों से, लगभग 70-80 साल से अत्याचार हो रहे थे। अमन पसंद संथालों को दशकों तक किसी अत्याचार का सामना करना पड़ा होगा, जिसमें उसने इतना आक्रोश और नफरत भर गया कि संथाल परगना के सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में जितने भी जमींदार, साहूकार, सूदखोर थे, उनका खात्मा होने लगा। नारायणपुर के जमींदारों को संथालों ने जिस नफरत से मारा, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आजादी के लिए संथाल किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। स्टोरी ऑफ इंडिया अपलैंड में एक जमींदार की मौत की कहानी सुन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आदिवासियों का शोषण करने वाले इस जमींदार ने संथालों से बचने के लिए एक पानी की टंकी में पनाह ले ली थी, लेकिन संथालों को मालूम चल गया कि जमींदार कहाँ छुपे हुए हैं। और उसके बाद ऊपर से तीरों की इतनी बारिश हुई कि पूरा का पूरा सिर तीरों से भर गया, चेहरा गायब हो गया। हम करीब 250 साल पहले की इस कहानी को 150 साल पुरानी इस कहानी को इसलिए यहाँ पर याद कर रहे हैं क्योंकि भारत में अभी भी सिदो कान्हू और फूलो झानो, चांद भैरव को लेकर उतनी जागरूकता नहीं है। संथाल में आज भी शोषण चल रहा है, अलग अलग स्तरों पर, चाहे वो माइनिंग माफिया हो, चाहे सरकारी स्तर पर शोषण जारी है। दरअसल संथालों का हूल 1-2 दिनों का नतीजा नहीं था। दशकों से चली आ रही दास्ता और शोषण के खिलाफ सबसे बड़ी जंग थी। अंग्रेजों ने अपने पांव दामिने खो यानी संथाल परगना में जैसे ही फैलाया, वैसे ही उस वक्त के सवर्ण हिंदुओं की चांदी हो गई। अंग्रेजों के पिछलग्गू उन्होंने जिस तरह से लगान वसूलना शुरू किया, उसकी परिणति 1895 के सावन महीने में और आषाढ़ महीने में देखने को मिली। असल में ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये इसके ऐतिहासिक दस्तावेज है और इस दस्तावेजों का अध्ययन होना भी और लोगों तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। संथाल घी लेकर जाते थे और सूदखोर, साहूकार और सेठ फर्जी पेंदी वाले बर्तन में माप कर ठग लेते थे। वे जंगल से चावल लाते थे और बदले में तेल नमक लेते थे, मगर वे संथाल आदिवासियों के सामान को उस पलड़े में तोलते थे जो वजन कम दिखाता था और खुद के सामान को उस पलड़े में देते थे जिसमें वजन ज्यादा दिखलाता था। दरअसल अगर संथाल विरोध को समझना है तो हम उस वक्त के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को भी समझने की कोशिश करेंगे। जंगल साफ कर खेत बनाने और जैसे ही फसल दिखती थी वो संथाल के जो सूदखोर थे, साहूकार थे, उस पर कब्जा कर लेते थे और कर्जदार
सिर्फ एक पीढ़ी नहीं होती थी बल्कि पीढ़ियां ही इसके कर्जदार बन जाती थी, क्योंकि उनका कर्ज कभी नहीं चूकता था। जमीन उनकी हो जाती थी, मवेशी उनके हो जाते थे। संथाल को उतना ही अनाज मिलता था जिसकी वजह से वो भूख से उनकी मौत ना हो जाए। यानी जो सूदखोर थे, जो अंग्रेज थे या जो लगान वसूलते थे, उनके पास उतना ही अनाज रहने देते थे जिसकी वजह से जिससे उनका पेट भर सके, वो जिंदा रह सके। इधर संथाल परगना के जंगल धड़ाधड़ साफ हो रहे थे। जंगल काट कर खेती लायक जमीन तैयार हो रही थी ताकि ज्यादा से ज्यादा भूमि पर वसूली किया जा सके, लगान वसूला जा सके। इधर साहूकार संथालियों को हर तरह से शोषण कर रहे थे। पिता की मौत हो गई तो संथालों को साहूकार के दरवाजे पर खुद और अपने बच्चों को गिरवी रखना पड़ता था। बदले में चांदी के चंद सिक्के मिलते थे जो काम क्रिया में खत्म हो जाते थे। इसके बाद कर्ज 33% के ब्याज दर से चंद आने से बढ़ते बढ़ते सैकड़ों रुपए हो जाते थे, लेकिन कभी कर्ज अदा नहीं होता था और दास्ता से कभी आजादी नहीं मिलती थी। एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन आर.डी. मैकडोनल्ड ने 21 अगस्त 1855 की घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि हमें हर उस गांव में जाने का हुक्म था जहां धुआं उठ रहा था। ऐसे ही गांव में हम पहुंचे तो मिट्टी के घर में कुछ लोग छुपे थे। हमने घर के चारों ओर घेरा डाल लिया और सरेंडर करने के लिए आवाजें दी, लेकिन दरवाजा थोड़ा खुलता था, अंदर से तीर चलती थी। उसके बाद हम फायरिंग करते थे, यानी अंग्रेज फायरिंग करते थे। ऐसा ही बहुत देर तक चलता रहा। जब अंदर से तीर आने बंद हुए तो हमने एक सिपाही को भेजा। अंदर लाशें पड़ी थी, एक बुजुर्ग जिंदा था। हमने उसे हथियार फेंकने के लिए कहा, लेकिन वो उठा और कुल्हाड़ी के सहारे हमारे सिपाही पर वार कर दिया। हमने गोली चलाई, वो गिर गया। सन 57 से पहले की एक क्रांति दुनिया में किसी भी क्रांति से कमतर नहीं है। जो अपनी आजादी के लिए दासता और पशुता के खिलाफ संथालों ने यह जानते हुए कि गोलियों के आगे उनका तीर कमजोर पड़ जाएगा, अपनी आहुति दे दी। इतिहास ने संथालों के साथ उस वक्त भी नाइंसाफी की थी, आज भी नाइंसाफी हो रही है।